हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं मनोज शर्मा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आपके 2 चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कुछ बातों पे ध्यान दीजिएगा। आपके दोनों ही चैप्टर्स बिल्कुल पूरे होने चाहिए विद न्यूमेरिकल। आपको उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, तभी आप केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करना। मैं स्टार्ट कर लेता हूं केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स है क्या? अगर दोनों वर्ड्स को हम अलग अलग करके देखें, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस वगैरह या जो भी केमिस्ट्री में होता है, काइनेटिक्स जनरली मूव करने की जो चीज़ें होती हैं, मूवमेंट से होता है, वहाँ पर काइनेटिक्स वर्ड का यूज़ करते हैं। फिजिक्स की एक ब्रांच होती है काइनेटिक्स। तो हम यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी काइनेटिक्स की बात करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में अगर केमिकल काइनेटिक्स को हमें डिफाइन करना पड़े तो डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे, लिखिएगा साथ में ही, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कॉमा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में, और तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म, मींस रिएक्शन स्टेप वाइज चलती कैसे है, क्यों कुछ रिएक्शंस स्लो होती हैं, क्यों दूसरी रिएक्शंस फास्ट होती हैं। जब हम डिटेल में स्टेप वाइज पढ़ेंगे ये हमें तभी पता लग पाएगा, और जब ये डिटेल में स्टेप वाइज पढ़ा जाता है तो इसको रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। तो 3 चीज़ें पढ़नी हैं। नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, और तीसरा हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। शुरुआत करेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? जैसे आपसे बात की जाए स्पीड क्या है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस यूनिट टाइम में जितनी ट्रेवल कर ली जाए, दैट इज स्पीड। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई? जब कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा, और कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा यूनिट टाइम में, दैट विल बी रेट। या हम प्रोडक्ट्स के लिए भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और यूनिट टाइम में उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा दैट विल बी रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज रेट। तो अगर हम रेट की यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी भाई? ऊपर हमें क्या लेना है, ध्यान दें, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट, और नीचे हमें यूनिट किसकी लेनी है? टाइम की। तो कुल मिला के जो यूनिट ऑफ रेट बनेगी, जाकर ऊपर हम यूनिट लेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन की यूनिट, जो कि होगी मोल पर लीटर, और टाइम नीचे है, टाइम भी इन्वर्स हो जाएगा,
अब टाइम किस में आपने लिया है डिपेंड करेगा। टाइम सेकेंड्स में भी होता है अगर रिएक्शंस फास्ट होती हैं, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में, डिपेंड करेगा रिएक्शन कितनी तेज चल रही है। तो ये रेट और ये रेट की यूनिट हो गई। जो रेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो अगली छोटी सी हेडिंग हमारी पड़ेगी वो होगी टाइप्स ऑफ रेट। दो होते हैं, एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। मैं इसको स्पीड से कंपेयर करके आपको बताता हूं। सपोज दैट आप अपने घर से, ये आपका घर है, हिंदी थोड़ी बहुत तो आती होगी, घर से आप मार्केट के लिए गए, बाजार, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर थी, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपने 15 मिनट्स लगा दिए। 20 मिनट्स ले लो, 20 मिनट्स लगा दिया। आपसे पूछा जाए आपकी स्पीड क्या है, तो एक स्पीड तो ये निकल के आएगी कि घर से बाजार तक जब आप गए तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, मतलब ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस, घर से बाजार तक आपकी स्पीड क्या रही, दैट विल बी एवरेज स्पीड। वो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये निकल के आएगी 0.5 किलोमीटर पर मिनट, राइट। ये एवरेज स्पीड होगी। लेकिन क्या ये सच है कि आप हर जगह इसी स्पीड से चले होंगे? नहीं। मान लीजिए आप बाइक से गए थे, जब आप बाइक से गए थे तो हो सकता है कहीं पे जाम लगा हुआ हो, वहाँ पे आप रुके हों, वहाँ पे आपकी स्पीड 0 भी रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आपने खाली रोड मिल गया होगा तो इससे तेज आप चले होंगे, स्पीड आपकी ज़्यादा रही हो। सपोज दैट कि आप 2 बजे स्टार्ट हुए थे, यहाँ से निकले थे और 2:20 पे आप पहुँच गए थे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलरली इसी स्पीड से गए हों। आपसे पूछा जाए कि जब 2:08 और 6 सेकंड हुए थे तब बताइए आपकी स्पीड क्या थी, तो क्या है या क्या थी, तो आप रिवर्स करके देखें उसको कि उस टाइम पे जो बाइक का स्पीडोमीटर है उसकी जो निडल है वो क्या बता रही है। तो मान लीजिए कि वो बता रही है 0.75 किलोमीटर पर मिनट, ऐसा कुछ। तो अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे स्पीड के बारे में बात करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम की, तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब हम ड्यूरिंग होल डिस्टेंस आपसे बात करेंगे, पूरी आपकी यात्रा के दौरान आपकी स्पीड क्या रही, तो आपकी स्पीड कितनी निकल के आ रही है, 0.5 किलोमीटर पर मिनट। जबकि सच्चाई ये है किसी टाइम पे आपकी स्पीड इससे कम रही होगी, किसी टाइम पे इससे ज़्यादा रही होगी, हो सकता है कहीं पे 0 भी रही हो। तो जब पूरी यात्रा की स्पीड पूछी जाएगी दैट विल बी एवरेज स्पीड, और एक पर्टिकुलर टाइम की आपसे पूछी जाएगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ऐसे ही जो रिएक्शन चलती है वो रिएक्शन सेम रेट से नहीं चलती है। रिएक्शन का रेट मे बी स्टार्टिंग में ज़्यादा हो और धीरे धीरे कम हो रहा हो, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा हो रेट, और जनरली ऐसा होता ही है। या ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में रेट बहुत कम हो और कोई ऐसा सब्सटेंस वहाँ पर आ जाए इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जो ग्रेजुअली रेट को क्या कर रहा हो, बढ़ा रहा हो, तो रेट बढ़ रहा होगा। तो रिएक्शन का रेट तीनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं। कांस्टेंट भी चल सकता है, रिएक्शन का जो रेट है वो टाइम के साथ ग्रेजुअली कम भी हो सकता है या ग्रेजुअली बढ़ भी सकता है। तो पूरी रिएक्शन चलने में मान लो कि हमने कहा कि ऐसा हुआ रिएक्शन 1 घंटे तक चली और उस पूरे टाइम पीरियड में आपसे पूछा जाए कि रेट कितना होगा, तो हम कहेंगे उसे एवरेज रेट। और अगर आपसे कहें कि 2 बजे रिएक्शन स्टार्ट हुई, 3 बजे ख़त्म हुई, 2:10 5 सेकेंड पे रेट क्या था, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो ये 2 टाइप की रेट, स्पीड नहीं, यहाँ पे रेट आएगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 2 टाइप के रेट्स होते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज कौन सा होगा,
पूरी रिएक्शन चली या पूरी नहीं भी चली, एक आपने पूरा टाइम पीरियड ले लिया कि इस 1 घंटे में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा, तो उस 1 घंटे में रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर लाएंगे टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। और जब आपसे बात की जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट की, तो उसे कैसे निकालेंगे अभी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल रेट ऑफ रिएक्शंस 2 टाइप के हैं, एक है एवरेज रेट, एवरेज रेट होता है टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन जिस भी टाइम पीरियड की आपने बात की है अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये तो एवरेज रेट होगा। सेकंड हमने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, लिखेंगे आप थोड़ा सा इसमें एक लाइन, रेट ऑफ रिएक्शन एट a particular instant is called, rate of reaction at a particular instant is called instantaneous rate of reaction। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट होता है। इंस्टेंटेनियस रेट, अगर इसको पहली बात तो रिप्रेजेंट करते हैं हम dx ओवर dt। बेटा dx का मतलब है जिस इंस्टेंट की आप बात कर रहे हो उस इंस्टेंट में स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और dt स्मॉल चेंज इन टाइम। तो अगर इसको निकालना पड़े तो ये लिखने के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम, कंसंट्रेशन विद टाइम, फुल स्टॉप के बाद इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ विच इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन को लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम लेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, रिएक्टेंट। बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ किस तरीके से वैरी करेगी ये तो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, जो आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपको बताया जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान के यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। अभी ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन बताना जरूरी है कि भाई ऐसा हर जगह नहीं होता है। जो ग्राफ हम यहाँ बनाएंगे वो ग्राफ हर जगह नहीं बनता है, वो जो हम बनाएंगे वो फर्स्ट ऑर्डर का बनाएंगे। मान लेते हैं कि जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस तरीके से थी, यहाँ पर थी, ये कोई वैल्यू थी। अब टाइम के साथ क्या हुआ, कंसंट्रेशन इस तरीके से घट रही है, और आपसे कहा बताइए इस पर्टिकुलर टाइम पे रेट क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे रेट क्या होगा। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जो टेंजेंट आएगी उसका जो स्लोप होगा इसको ले लेंगे थीटा। इधर वैसे स्लोप क्लॉक वाइज लिया जाता है, ये वाला होना चाहिए, लेकिन रेट अगर ये वाला लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको ले रहे हैं, ये स्लोप थीटा है, इसे ये होना चाहिए था। बताएंगे आपको कि ये हमने क्यों लिया है, जब हम रेट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे, इसको नहीं लेकर के हमने इसको लिया। ये जो थीटा है, तो अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है आपको पता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे क्या आएगा, चेंज इन टाइम। स्लोप है tan थीटा, और यही चीज क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट।
जिस टाइम की बात की गई है उस टाइम पर ध्यान दें। हमने अभी तक पढ़ा क्या है? हमने आपको एक तो बताया केमिकल काइनेटिक्स क्या है, चैप्टर में मैथ्स अच्छी खासी है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है तो आपको बताया केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद हमने हेडिंग डाली रेट। रेट क्या है आपको कहा गया? रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट की यूनिट आपको बताई गई। रेट दो टाइप के होते हैं, जस्ट लाइक स्पीड्स दो टाइप की होती हैं, एक एवरेज दूसरी इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, और अगर हमें निकालना हो इंस्टेंटेनियस रेट तो हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एट a particular instant is instantaneous rate and it is equal to the slope of graph which is plotted between concentration and time। तो ये हो गया instantaneous rate। ये दो टाइप के रेट्स हो गए। तब हम पढ़ेंगे रेट से रिलेटेड कुछ रूल्स दिए गए हैं। डालेंगे हेडिंग रूल्स ऑफ रेट एक्सप्रेशन। रेट को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो रूल्स ऑफ रेट एक्सप्रेशन में पहला पॉइंट लिखिए आप, फिर समझाते हैं उसको। व्हेन रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हेन रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, negative sign is used। negative sign is used, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा this negative sign is used to make the rate positive। this negative sign is used to make the rate positive। यहीं आप चाहें ब्रैकेट में लिख सकते हैं as the concentration of reactant decreases with time, comma change in concentration of reactant is negative, hence rate is negative। बताते हैं क्या कहा गया है। मतलब यह है, ये रिएक्टेंट था, इससे प्रोडक्ट बन रहे थे। तो जब टाइम 0 था मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, टाइम इज इक्वल टू 0। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो 10 मोलर थी। अभी टाइम पहुंच गया 10 मिनट्स पे, 10 मिनट का समय हो गया, तो जो कंसंट्रेशन यहाँ पर है वो 6 मोलर है। भाई आपको बताया रेट कैसे निकालना है। रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन आएगा टाइम। टाइम कितना हो गया? टाइम भी फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 0 कर दिया। तो ये वाली चीज़ जो आ रही है ये कैसी आ रही है? -4 आ रही है अपॉन 10, यानी -0.4। तो रेट कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और रेट को नेगेटिव नहीं लिया जा सकता, रेट को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। तो फिर क्या किया गया कि हम अगर ये कहें रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो ये तो हो गई स्क्वायर ब्रैकेट में लेने से कंसंट्रेशन, और डेल्टा का मतलब क्या हो गया? चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन, और अपॉन हमने डेल्टा टी ले लिया। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये चीज़ तो हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आएगी तो रेट कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ऑलरेडी क्या करते हैं, जब हम रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन लेते हैं।
ये माइनस साइन क्यों लेते हैं? माइनस साइन रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए लिया गया। अगर हम ये कहें नेगेटिव साइन इसलिए लिया गया क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ घटती है। हाँ, ये बात सही है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ घटती है, लेकिन नेगेटिव साइन लिया भी उसी वजह से गया है। लेकिन सच्चाई है कि नेगेटिव साइन लिया गया है रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए। और रेट नेगेटिव क्यों आ रहा था? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है। तो अगर आपको बिल्कुल सटीक आंसर देना हो तो आप डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम। आप अगर सटीक आंसर देना चाहते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना चाहते हैं, तो आपको ये बताना चाहिए नेगेटिव साइन इज टेकन टू मेक द रेट पॉजिटिव एज द रेट कम्स नेगेटिव बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना चाहिए। या अगर माइनस साइन जब लग जाता है तो बेसिकली इस पूरे को अगर हम कहेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बन जाता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता है। नेगेटिव साइन लगने से ये क्या बन जाता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। उसके बारे में भी थोड़ी आगे बात की जाएगी। रेट एक्सप्रेशन के दो रूल्स हम पढ़ेंगे। पहला रूल हमने क्या पढ़ा? Whenever rate is expressed in terms of change in concentration of reactant, क्या किया जाएगा? Negative sign is used. Negative sign is used to make the rate positive. दूसरा क्या है? दूसरा रूल भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। बेटा जी, दूसरा रूल है सेकेंड रूल है, ध्यान देना बहुत। ये ए नाम का रिएक्टेंट है, इससे बी बन रहा है। जब टाइम 0 था 10 मोलर, टाइम पहुंच गया 10 मिनट पे और इसके 6 रह गए। अगर 6 रह गए तो गए कितने? 4 गए ना। देखो, जो कोफिशिएंट्स हैं वो ये बताते हैं कि इनके जो डिसअपीयर होंगे तो इनके कितने अपीयर होंगे। कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ अगर ए का 1 मोल डिसअपीयर होगा तो बी का 1 मोल अपीयर होगा। तो बेटा जी, जब 10 थे 6 रह गए, इसका मतलब कितने डिसअपीयर हो गए? ए के 10 थे, 6 बचे 10 मिनट के बाद। इसका मतलब 0 से 10 मिनट तक 4 डिसअपीयर हो गए और इसका 1 डिसअपीयर होता है तो 1 बनता है। 4 डिसअपीयर होने पे कितने बने होंगे? 4। तो जब रेट हम इसके टर्म में निकालेंगे, अगर हम रेट ऐसे निकालें, रेट इज इक्वल टू माइनस साइन तो लेना ही है अब हमें, डी ए ओवर डी टी, तो कितना आएगा? माइनस यहाँ होगा 6 माइनस 10 अपॉन टाइम 10 लेंगे तो रेट बन जाएगा 0.4 जो भी यूनिट है। और अगर यहाँ निकालेंगे, अगर हम ये कहते हैं रेट इज इक्वल टू डी या डेल्टा जो भी आप लेना चाहें, डी बी ओवर डी टी से, तो ये निकल के आएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 10, यानी कितना आएगा? 0.4। दोनों ही केसेस में रेट कैसा आया? सेम। लेकिन ये तभी होगा जब दोनों के कोफिशिएंट्स कैसे होंगे? बराबर। अगर दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर नहीं हैं, ए गिव्स टू बी है, तो टाइम 0 होने पर अगर ये 10 मोलर था और टाइम जब 10 मिनट्स पे पहुंच गया, ये 6 मोलर है, 0, 1 जाएगा 2 आएंगे, 10 थे 6 बचे, 4 चले गए तो यहाँ कितने बन गए होंगे? 8। इसके टर्म में जब रेट निकालोगे तो 0.4 आएगा और इसके टर्म में रेट क्या आएगा? 0.8 आएगा। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग हो सकते हैं? एक ही रिएक्शन के 2 रेट्स हो सकते हैं? नो, ये गलत है। फिर तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, उसको सुधारना पड़ेगा रेट एक्सप्रेशन के रूल्स में। तो सुधारा कैसे गया? ये बोला गया ये जो 0.4 है इट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोला गया इनको, इट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और ये जो 0.8 है इट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को रेट में
रेट ऑफ रिएक्शन में बदलना है तो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को रेट ऑफ रिएक्शन में बदलना है तो उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.4, 0.8 को अगर हम डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट 2 से तो कितना आएगा 0.4। अब देखो रेट्स कैसे हो गए, सेम हो गए। तो पहला पॉइंट तो ये था रेट एक्सप्रेशन में जब भी रेट का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करते हैं तो नेगेटिव साइन लेते हैं और नेगेटिव साइन का यूज हुआ है टू मेक द रेट पॉजिटिव। और दूसरा पॉइंट है दूसरे पॉइंट में हम इस तरीके से बोलेंगे, लिखें आप, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस of product can be converted to rate of reaction, can be converted to rate of reaction by dividing them by stoichiometric coefficients of रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 0.4 ये क्या है, इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ, आप पूरा लिख लीजिएगा, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये 0.8 क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। और ये जो निकल के आए हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद 0.4 डिवाइडेड बाई 1, ये जो निकल के आए हैं ये दीज आर रेट ऑफ रिएक्शन। ये बस समझने के लिए एग्जांपल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे नोट्स में ले जाएं। अब हम जो हमने 2 रूल्स पढ़े हैं उन दोनों रूल्स को अप्लाई करते हुए किसी रिएक्शन को ले लेते हैं और रेट का एक्सप्रेशन लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन है, या चलिए हम एग्जाम्पल करके ले लेते हैं, क्वेश्चन मत लिखिए। a + 2b यहाँ पर है गिब्स 3c + ½ d, और हमें रेट को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम दिखाते हैं जनरली dx/dt। देखिए अगर इसको हम a के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो dv मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन dt, माइनस साइन आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सॉरी a लिया है हमने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जब डिवाइड कर दोगे जो कि 1 है, तो 1 से डिवाइड तो करने से कोई फायदा होगा नहीं, तो माइनस dA/dt जो है इट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि कोफिशिएंट यहां पर 1 है। अगर v के टर्म में देखोगे तो अगर हम ये लिखते हैं -dV/dt, तो ये तो आएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, और जब इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये इसके बराबर आएगा। और अगर हम सी के टर्म में करेंगे तो 1/3 इंटू dc/dt। देखिए बेटा अब माइनस साइन नहीं आया क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो इसको हम कह सकते हैं, अगर इतने की बात करें
केवल इतने की बात करें तो ये होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, और जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन में। ऐसे ही अगर D के टर्म में करोगे तो D ओवर dt, अभी तो ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D, 1/2 से डिवाइड करने का मतलब किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये किस में बदल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में। हम नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, माइनस DA, ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा टाइम बचेगा, माइनस DA ओवर dt है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A माइनस dV ओवर dt, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। बात करें अगर dC ओवर dt, तो ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। और ऐसे ही अगर हम लास्ट में लेंगे, यहां पे ले लेते हैं d ओवर dt, तो ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। ये होते हैं बेटा रेट एक्सप्रेशन के दोनों रूल्स। यहां से हम एक क्वेश्चन लगाएंगे, तब कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। एक क्या, कई क्वेश्चंस लगा लेंगे तो कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन में रिएक्शन लिखिएगा, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। क्वेश्चन का पहला पार्ट, गिव रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 0.03 मोल पर लीटर पर मिनट। देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, कॉमा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। मैं यहां पर कंटिन्यू करता हूं, उसके बाद आप मैच कराइए। देखिए फर्स्ट पार्ट है, आपको रेट एक्सप्रेशन देना है हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में, तो माइनस dN2 ओवर dt ये आ जाएगा। 1 है कोफिशिएंट, डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है। ये माइनस dH2 ओवर dt, लेकिन इसे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो चाहो तो माइनस यहाँ लगा दो और 1/3 बाहर ले लो, इसे इसको ऐसे लिख सकते थे 1/3। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इनटू माइनस dH2 ओवर dt, और इसे पूरे को हमने ब्रैकेट में ले लिया। तो ये था, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 इंटू dNH3 ओवर dt। ये तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन का, मतलब रेट एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको दिया गया है गिवन। क्या गिवन है, आपसे कहा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डिसअपीयरेंस अगर कहा है तो माइनस के साथ,
माइनस DH2/dt, ये आपको दिया है 0.03 यूनिट जो भी है। और आपसे पूछा क्या है, एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dx/dt। तो आपको पता है, यहां से आप एक्सप्रेशन से देख लें, फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन रूल माइनस ये, सॉरी रेट एक्सप्रेशन था तो आपको यहां पर ये भी लिखना चाहिए था dx/dt। dx, इसे भी फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है बी, उसका फर्स्ट पार्ट dx/dt इज इक्वल टू 1/3 इंटू माइनस DH2/dt। बेटा जी गलती क्या होती है ना, ऐसे करके लिखते हैं -1/3 DH2/dt, और DH2/dt की वैल्यू 0.03 रख दोगे आप तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे कहा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब माइनस DH2/dt की वैल्यू दी गई है 1/3 ऑफ इंटू 0.03, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 जो भी यूनिट है। एक तो ये आंसर आपका बन जाएगा। तो बस ये याद रखना है कि माइनस बाहर निकाल के DH2/dt की वैल्यू 0.03 नहीं रखनी है, माइनस DH2/dt की वैल्यू रखनी है। इसका सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, मतलब आपसे पूछा है माइनस DN2/dt, ये आपसे पूछा है। ये नहीं पूछा है DN2/dt, नहीं पूछा है, माइनस DN2/dt। अगर आपसे DN2/dt पूछा होता तो वो होता रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तब आंसर नेगेटिव में आता। अभी माइनस DN2/dt निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो वही फिर से आप लिखेंगे फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन माइनस DN2/dt, सबको हाइड्रोजन से ही रिलेट करा लेते हैं। कितना होगा 1/3 ऑफ माइनस DH2/dt, यानी ये वैल्यू 1/3 इंटू 0.03 से कितनी हो जाएगी 0.01 जो भी यहां पर यूनिट हो। थर्ड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट के थर्ड सेगमेंट में आपसे पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, मतलब आपसे पूछा है DNH3/dt, ये पूछा है। तो आप लिखेंगे वही फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन 1/3 इंटू माइनस DH2/dt इज इक्वल टू क्या कहेंगे 1/2 इंटू DNH3/dt, ये निकालना है आपको। अगर ये निकालना है तो DNH3/dt इज इक्वल टू 2/3 इंटू माइनस DH2/dt, ये वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटू 0.03 से ये वैल्यू 0.2 यूनिट जो भी है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। यहां से एक और क्वेश्चन लिखते हैं। रिएक्शन यही लिख लें, क्वेश्चन में यही लिखी रहने दें। क्वेश्चन में कहा गया है माइनस DN2/dt इज इक्वल टू K1 अमोनिया। फिर कहा गया माइनस
H2/dt इज इक्वल टू K2 अमोनिया। ये सब गिवन है क्वेश्चन में। और DNH3/dt ये है K3 अमोनिया। पूछा है व्हाट इज द रिलेशन, इतना लिखने के बाद व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3। ये क्वेश्चन आ चुका है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। ऑप्शंस एग्जैक्टली तो मुझे याद भी नहीं होंगे, ऐसे करके कुछ कह सकते हो K1, K2 और K3 बराबर होंगे, या चलिए यहाँ से ऑप्शंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा 6K1 इज इक्वल टू 2K2 इज इक्वल टू 3K3, या यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन 3K1 इज इक्वल टू 2K2 इज इक्वल टू K3, या ऐसे कुछ नन, जो भी होगा हम आगे चेक कर लेंगे। तो ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए होंगे और हमें उनमें से सेलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन ये दिया गया है पूरा, ध्यान देना बेटा। जो हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दिए गए हैं वो भी अमोनिया की कंसंट्रेशन के टर्म में दिए गए हैं, और जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दिया गया है वो भी अमोनिया की कंसंट्रेशन के टर्म में दिया गया है। और K1, K2 और K3 में हमें रिलेशन बताना है। तो पहले हम रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन, आप वैसे वीडियो पॉज करके सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में हमारे साथ जुड़ें। रेट एक्सप्रेशन ये कहता है माइनस dN2/dt बराबर होगा 1/3 माइनस dH2/dt 1/2 इंटू DNH3/dt। एक काम करते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जैसे कहा गया है कि ये चीज कितनी है, K1 अमोनिया, ये है 1/3, ये वैल्यू दी गई है K2 अमोनिया, और 1/2 ये वैल्यू दी गई है K3 अमोनिया। ये कैंसिल होगा हर जगह से, K1 आएगा निकल के K2/3 इज इक्वल टू K3/2। एलसीएम लें, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 6, तो ये बन जाएगा 6K1 3 2K2 3K3, ये आएगा निकल के। 6 तो देखो सब में ही कॉमन माना जाएगा, अगर 6 को हम हटा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। दैट इज 6K1 इज इक्वल टू 2K2 इज इक्वल टू 3K3। दिस विल बी द आंसर। कोई है ऑप्शन, ये दिया गया है सेकेंड ऑप्शन, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केवल ये पढ़ा कि रेट क्या होता है, रेट कितने टाइप का होता है, रेट की यूनिट क्या होती है, रेट एक्सप्रेशन के रूल्स क्या होते हैं। जब ये वीडियो लेक्चर हम आपको देंगे तो रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं 5-7 जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, वो न्यूमेरिकल्स भी हम आपको सेंड करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप इनको देखिएगा, ये सारी थ्योरी पढ़िएगा और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करिएगा। ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट्स को छोड़िएगा नहीं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट के बारे में। तो इसको देखिए, कॉन्सेप्ट्स के साथ केमिस्ट्री पढ़िए, केमिस्ट्री एंजॉय करिए। थैंक यू।